नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस प्रोग्राम जिसका नाम है नॉलेज शुड बी फ्री फॉर ऑल। नॉलेज शुड बी फ्री फॉर ऑल ये एक इंटरनेशनल मुहिम है जिसका मतलब होता है कि ज्ञान हर मनुष्य के लिए मुफ्त उपलब्ध होना चाहिए। इसी सीरीज में हम अपना ये प्रोग्राम लेकर आपके सामने आते हैं और आज हम बात करेंगे एमबीए के बारे में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आमतौर पे वो बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या ग्रेजुएशन पास आउट हो चुके हैं और वो अपने लाइफ में कुछ प्रोफेशनल डिग्री वगैरह करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं एमबीए की तरफ। ये बहुत ही चर्चित सब्जेक्ट है, बट आज भी बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है। ये वीडियो हम बना रहे हैं जिसमें हम बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें बात करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि एमबीए की पूरी लाइफस्टाइल, मतलब जिसे कहते हैं एमबीए क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से करना चाहिए, इसके फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, लोन क्या होता है, ए टू जेड हम बात करने की कोशिश करेंगे अपने इस चैनल में। तो इसके बारे में और डिटेल में हमें बताने के लिए हमारे साथ हमारे एक मेहमान हैं, गेस्ट हैं। चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार कुलवर्धन जी। जी नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम पे। धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए। जी कुलवर्धन जी, आज हम बात करना चाहते हैं एमबीए के बारे में और हम चाहते हैं कि आप हमें एमबीए बहुत बेसिक से बताइए कि एमबीए होता क्या है। ठीक है, तो बहुत कम लोग होंगे इंडिया में जिन्हें पता नहीं होगा जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी। एमबीए के फुल फॉर्म बता दूं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एमबीए होता है, मतलब बहुत सारे मास्टर डिग्री होते हैं इंडिया और अब्रॉड में। कुछ लोग होते हैं जिन्हें बिजनेस में करना है मास्टर्स डिग्री, कुछ लोग होते हैं जिन्हें कंप्यूटर्स में करना होता है। तो एक बहुत भारी तबका है, आप कह सकते हो, इंडिया अब्रॉड बहुत सारी कंट्री में जो लोग एमबीए की तरफ रुख करते हैं। एमबीए मतलब जिन्हें बिजनेस स्किल सीखना है। अब बिजनेस स्किल सीखने के दो रीजन हो सकते हैं। पहला, या तो उन्हें जॉब करना है ऐसी कंपनी में जहां वो मैनेजमेंट संभाले, या तो उन्हें खुद का बिजनेस ओपन करना है। और ये एक ओपन डिसीजन लोग अपने ऊपर बाद के लिए छोड़ना चाहते हैं, तो इसीलिए एमबीए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो या फिलहाल मतलब मोटा मोटी मुझे समझ में आ गया और उम्मीद है दर्शकों को समझ में आ गया कि अगर आप अपने फ्यूचर में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप एमबीए कर सकते हैं, या फिर किसी कॉर्पोरेट में काम करना चाहते हैं, उनके मैनेजमेंट संभालना चाहते हैं, वहाँ एम्प्लॉय बन के काम करना चाहते हैं, अपना सर्विसेज देना चाहते हैं, तो एमबीए एक जी, बहुत मोटा मोटी मतलब दो ऑप्शन है जिसकी वजह से एक ग्रेजुएशन स्टूडेंट ये करता है या करना चाहिए। या तो वो खुद का बिजनेस ओपन करना चाहे, या तो अपने फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहे, जो बिजनेस का साइड हो गया। दूसरा, वो जॉब करना चाहे नॉन टेक्निकल फील्ड पे। नॉन टेक्निकल मतलब होता है मैनेजमेंट फील्ड, एचआर हो गया, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, ऑपरेशन हो गया, अलग अलग रोल्स होते हैं। परफेक्ट। और वैसे ये मास्टर डिग्री है जो ग्रेजुएशन के बाद की जाती है, बट आपके हिसाब से बहुत ही बेसिक से पूछ रहा हूँ कि इसे ग्रेजुएशन करने के बाद से प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए या पहले, और अगर पहले से तो कब से इसे शुरू करना चाहिए? अच्छा देखिए, ये आपने सवाल पूछा है। देखिए, ये डिपेंड करता है अलग अलग स्टूडेंट्स के ऊपर। पहली बात तो ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद नहीं, डेफिनेटली ग्रेजुएशन खत्म करने से पहले शुरू करना चाहिए। क्योंकि ग्रेजुएशन जो इंडिया में होता है, इंडिया के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ मैं, हमारा बीबीए ले लीजिए, बीकॉम ले लीजिए, इंजीनियरिंग ले लीजिए, बेसिकली तीन चीजों के बारे में बताता हूँ, और भी होते हैं, आर्ट्स वगैरह होते हैं। पर ये सब खत्म होता है अप्रैल या मई के मंथ में। आपके हाथ में रिजल्ट आ जाता है मई में, सारे जितने भी 3 ईयर 4 ईयर कोर्सेज होते हैं। अच्छा, इंडिया में दो टाइप के ग्रेजुएशन होते हैं, ऐसा बाकी कंट्रीज में नहीं होता। यहाँ 3 ईयर भी ग्रेजुएशन होता है, 4 ईयर भी ग्रेजुएशन होता है। 4 ईयर ग्रेजुएशन मतलब इंजीनियरिंग, 3 ईयर ग्रेजुएशन मतलब बीकॉम, बीबीए, अदर कोर्सेज। हाँ, पर ये सारे कोर्सेज का रिजल्ट हाथ में आता है अगर आप 2011 से कर रहे हैं तो 12, 13, 14, 14 के आपके मई में आपके हाथ में रिजल्ट आ जाएगा। और तो हाँ, और आपको एडमिशन लेना है एमबीए में मई या जून, यानी उसी महीने या उसके अगले महीने। तो आप एग्जाम कब लिखिएगा और एडमिशन कब लेंगे और प्रिपरेशन कब करेंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपना कोर्स खत्म कर दो और उसके बाद आप प्रिपरेशन करो। तो इसका जो सबसे मिनिमम टेन्योर है प्रिपरेशन का, वो ये होना चाहिए, जब आप या मैं, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो जब आप अपने 4th ईयर में हो, और अगर मैं बीकॉम या बीबीए कर रहा हूँ, मैं जब अपने 3rd ईयर में हूँ,
तो जैसे ही हम लास्ट ईयर में एंट्री करते हैं, हमें अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए उससे। और नवंबर दिसंबर में कैट का एग्जाम होता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा एग्जाम के बारे में। वो एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, मैं अपने फाइनल ईयर में रहूंगा। जनवरी फरवरी मार्च में उसके रिजल्ट आ जाएंगे, मैंने इंटरव्यू दे दिया है। अब बस वो लोग इंतजार कर रहे हैं मेरे फाइनल रिपोर्ट कार्ड का। तो मेरा फाइनल रिपोर्ट कार्ड जो मई में आएगा वो मैं सबमिट करूंगा और मेरा हो गया एडमिशन। तो इस तरह से मेरे गैप नहीं आएगा और इससे आपका जो है फिर क्लासेस वगैरह एमबीए की शुरुआत हो जाएगी जून जुलाई से। जी तो जी इसी से मिलता हुआ एक सवाल है, जैसे कि एमबीए इज बेसिकली फॉर द कॉमर्स और फॉर द बिजनेस बैकग्राउंड पीपल, राइट? तो जो लोग बीएससी करते हैं, जो लोग बीटेक करते हैं, जो नॉन कॉमर्शियल बैकग्राउंड के लिए होते हैं, जब वो एमबीए पढ़ने आते हैं तो क्या बेसिक प्रॉब्लम्स आती है उनको? क्या उन्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर ये उनके लिए सही रास्ता नहीं है, या आगे चल के उनको प्रॉब्लम आ सकती है? कुछ इस पे। जी देखिए, पहले ऐसा माना जाता था कि जो कॉमर्स वाले हैं वो कॉमर्स करें, उसके बाद उसका लाइन का एमबीए कर लें। जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो बीटेक करें, फिर एमटेक कर लें। पर ऐसा नहीं है योगेश। इंडिया में जिस तरह का जॉब मार्केट अभी चल रहा है, आप जो कह रहे हैं कि साइंस वाले अगर एमबीए करें तो उनको प्रॉब्लम क्या होगी, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन उन्हें बाकी कॉमर्स वालों के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा लगेगा एमबीए। उनके लिए एक फ्रेश अप्रोच होगा बिजनेस को समझना। और इतना ऑनेस्टली इतना डिफिकल्ट नहीं होता है एमबीए। सिर्फ बुकिश नॉलेज से नहीं पढ़ाया जाता, बहुत सारे केस स्टडी होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। आपने भी एमबीए किया है, मैं जानता हूँ आपके बारे में, मैंने भी किया है। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी बेसिस पे कोर्सेज होती हैं। और अगर आप उसके बाद का भी मार्केट देखें इंडिया का, तो इंजीनियरिंग प्लस एमबीए या कोई भी साइंस की डिग्री प्लस एमबीए एक ज्यादा अच्छा प्रोफाइल माना जाता है, इंस्टेड ऑफ सिर्फ वो मैनेजमेंट डिग्री होना। तो मैं तो मतलब बिल्कुल उस चीज को एकदम पॉजिटिव अप्रोच लेके चलता हूँ कि अगर कोई साइंस का लड़का अगर एमबीए करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए बस। इंटरेस्ट होना चाहिए और फ्रेशनेस, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। और जहां तक मैं जानता हूं कि एमबीए का जो फर्स्ट ईयर होता है वहां पे आपको बेसिक्स बता ही देते हैं। आप जी अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के रहते हैं तो काफी चीजें बेसिक्स आ जाती हैं। चलिए, एक बहुत जी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो बहुत ही सिंपल भाषा में समझना चाहेंगे कि अगर हमें एमबीए करना होता है तो कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जो इनली हम क्वालिफाई करते हैं या जिस पे करते हैं? इस पे अगर आप थोड़ा इनपुट दें। ठीक है। तो अगर मैं इंडिया में एमबीए करना चाहता हूँ तो बहुत सारे लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। इसमें नंबर 1 है कैट, कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये सबसे हाईली पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये कंडक्ट करवाता है आईआईएम, इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ओके। ये हाईली पॉपुलर दो रीजन है। पहला कि ये कंडक्ट कराता है जो वो कॉलेजेस जो नंबर 1 है इंडिया में। तो अगर आपने इसको क्रैक कर लिया तो आप नंबर 1 कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे। दूसरा ये इसलिए भी पॉपुलर है कि आप समझिए एमबीए के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं कैट के अलावा, जैसे मैट हो गया, जैट हो गया, स्नैप हो गया, एनमैट हो गया, ये सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। तो अगर सिलेबस सेम है और मैं किसी एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मुझे कौन सी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए? सबसे टफ वाली। जैसे मतलब मैं मानता हूं अगर कोई यूपीएससी का बच्चा ये वीडियो देख रहा होगा तो वो समझ सकता है कि अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है तो उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, वो उनके लिए वैसे ही हो जाता है। सेम इज कैट। ओके। मतलब अगर मैं कैट की प्रिपरेशन दूं तो बाकी सब का प्रिपरेशन आराम से हो जाएगा। और सिलेबस में कुछ ज्यादा अंतर होता है सबके सारे एंट्रेंस एग्जाम? देखिए, बेसिकली ये 4 सब्जेक्ट टॉपिक्स होते हैं। पहला होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई बोलते हैं उसको। दूसरा होता है रीजनिंग, उसमें लॉजिकल रीजनिंग होते हैं। तीसरा होता है मैथ्स, समझ लिए कॉमन मैथ्स। और चौथा होता है इंग्लिश, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं। तो ये मतलब अगर मोटा मोटी समझे तो क्लास 10th तक के सिलेबस के ऊपर का एक क्वेश्चन नहीं रहता, एक भी अच्छा। क्वेश्चन नहीं रहता। हम्म। ये 4 तो सारे एग्जाम में रहते हैं। अब जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये है कि जो जैट होता है, जो मैंने आपको कहा था, जेवियर, जेवियर जो अपना ब्रांड है, अलग से कराता है जी। जी। जी, वो अलग से करवाता है इनका। जेवियर के भी 6-7 टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया में, उसके अलावा भी जेवियर और सारे कॉलेज टाइप कर रहा है।
तो इसमें एक एडिशनल एक पैराग्राफ होता है जो इन चारों टॉपिक से अलग होता है। वो पैराग्राफ का कोई राइट या रॉन्ग क्वेश्चन आंसर नहीं होता है, वो एक आर्ग्यूमेंट टॉपिक होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लास्ट ईयर जेवियर का ये सारों 4 सब्जेक्ट छोड़ के एक पैराग्राफ था। उस पैराग्राफ में रतन टाटा जी के बारे में एक लंबा लेख लिखा हुआ था, और लास्ट में पूछा गया था कि अगर, नहीं रतन टाटा के बारे में नहीं, जमशेद जी टाटा के बारे में, मतलब उनके जो जिन्होंने स्टार्ट किया टाटा का बिजनेस, तो उनके बारे में एक लेख लिखा हुआ था और नीचे क्वेश्चन था कि अगर जमशेद जी टाटा टाटा में पैदा नहीं होते, या उन्होंने अपना बिजनेस टाटा से शुरू नहीं किया होता, यानी झारखंड में जो जमशेदपुर है, तो क्या आज वो उतने ही सक्सेसफुल होते? बहुत लोगों ने आंसर दिया है यस, उसका रीजन लिखा है। बहुत लोगों ने आंसर दिया है नो, उसका रीजन लिखा है। मार्क्स सबको मिले हैं योगेश। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, मतलब जो जेवियर कवर करता है, जो और कोई एग्जाम कवर नहीं करता है। वैसे ही मैट में मैंने देखा है कि जीके आता है, जीके और कहीं नहीं आता है, मैट में जीके आता है। तो ये सब कुछ कुछ एडिशनल चीजें हैं, पर हाँ थोड़े बहुत होते हैं। कुछ पर और ये थोड़ा 4 बता, जी जी थोड़ा और बता सकते हैं ये इनके एप्लीकेशन साल भर में कितने आते हैं, कौन कौन से महीने में आते हैं, कुछ इस पे थोड़ा सा। जी। तो जैसा मैंने आपको कहा कि जो बंदा एमबीए की प्रिपरेशन कर रहा है उसको कैट की प्रिपरेशन के हिसाब से फॉलो करना चाहिए। तो कैट का जो एग्जाम होता है वो नवंबर में होता है। उसकी एप्लीकेशन अभी जुलाई या अगस्त मंथ में ओपन हो जाएगी। 1 महीने के लिए ओपन होगी, क्लोज हो जाएगी उसके बाद अगस्त में। अगस्त के एंड तक आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। सितंबर स्टार्टिंग तक आपको आपका स्लॉट मिल जाएगा। नवंबर या दिसंबर में एग्जाम रहेगी। इस बार पता नहीं, शायद ऑनलाइन एग्जाम हो। तो ये हो गया कैट का। अब आप कैट का फॉलो करेंगे, धीरे धीरे आपको बाकी सबका पता चलेगा। अब जो मैट होता है, मैट को मैं उतना मतलब ऑनेस्टली उतना ज्यादा वैल्यू नहीं देता हूँ, क्योंकि मैट के कॉलेजेस ड्रास्टिकली ईयर ऑन ईयर में देख रहा हूँ, जितने अच्छे कॉलेजेस उसके लिस्ट में थे वो उसमें से हटते जा रहे हैं। पहले मैंने देखा था बैंगलोर के 2-3 अच्छे कॉलेजेस थे, वो हट गए। खैर बहरहाल अब शायद अगले साल कोई अच्छा कॉलेज आए। तो मैट का एग्जाम थोड़ा इजी होता है, वो जरूर देना चाहिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कैट की। क्योंकि मैट का एग्जाम देने का मतलब होता है कि आपके घर में डेफिनेटली किसी ना किसी कॉलेज का ऑफर लेटर आ जाएगा उसका एग्जाम देते ही, स्कोर आते ही। तो मैट का एग्जाम साल में 4 बार होता है। अगर आप कैट का एग्जाम नवंबर में दे रहे हैं, तो मैट का आप उससे 2 महीने पहले सितंबर में भी दे सकते हैं, वो भी दे दीजिए, थोड़ा प्रिपरेशन हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। और 2 महीने बाद, जैसे ही आपने नवंबर में एग्जाम दिया कैट का, 2 महीने बाद फरवरी या मार्च में एक बार और मैट होगा। मतलब साल में 4 बार होता है। मैं रेकमेंड करूंगा कोई भी 2 सिलेक्ट कर लीजिए और दे दीजिए आप। जैट का यानी जेवियर का एग्जाम होता है दिसंबर या जनवरी। कैट के बाद अब जितने भी एग्जाम होंगे जो इंपॉर्टेंट होते हैं, वो कैट के बाद ही होंगे। यानी कैट का अगर नवंबर में है, अगर कैट ने अपने आप को पुश करके दिसंबर कर दिया, तो आप मान के चलिए जेवियर अगर जनवरी था तो वो अपने आप को फरवरी कर देगा। ओके, साइमल्टेनियसली वो एक एक हाँ जाएंगे। और जी ये जी एंट्रेंस एग्जाम तो हम समझ गए। इसके अलावा जैसे एंट्रेंस एग्जाम आप पास आउट करते हैं, तो मैं हम्म इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछूंगा, पर उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि जैसे किसी भी कॉलेज में अगर बच्चा जाता है या स्टूडेंट जाता है, तो वहां पे उसका एक बार जेडी होता है, राइट, ग्रुप डिस्कशन होता जी है और जी इंटरव्यू होता है। उसकी वो पहले से प्रिपरेशन करे या कोई कोचिंग वगैरह उसके लिए करे, समथिंग इफ यू वांट टू हाईलाइट समथिंग ओवर हाँ देखिए, 2 टाइप की प्रिपरेशन होती है। या तो बंदा खुद ही इंजीनियरिंग सॉरी एमबीए एंट्रेंस की प्रिपरेशन करता है, कैट की, मैट की, जेट की, स्नैप की एंड मैट की। और जो बंदा खुद से प्रिपरेशन करता है वो डेफिनेटली ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं कर सकता। उसको एक ग्रुप चाहिए ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन करने के लिए। तो उन बंदों से ये है मेरा सजेशन कि जैसे ही खत्म हो जाए आपकी प्रिपरेशन, आप एग्जाम दे दो। आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका कुछ अच्छे कॉलेज से कॉल लेटर आएगा। इवन कॉल लेटर आने के बाद भी कॉलेज आपको 1-1.5 महीने का टाइम देती है। ट्रू। वो 1-1.5 महीने कोई भी नियरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, 2-3 हजार फीस लगेगी, और आप ग्रुप डिस्कशन करना प्रिपरेशन कर लो। बट मेरा यही सजेशन है योगेश कि ये एक रियल लाइफ सिचुएशन पे ही मतलब प्रिपरेशन होना चाहिए। ग्रुप डिस्कशन आप बैठ के घर पे नहीं कर सकते। और जो बंदा स्टार्टिंग से कोचिंग करता है कैट की, मैट की, उनको तो कोचिंग में ही सब कुछ हो जाता है। कोचिंग में उनके साथ एक रहता है। जी, मैं उनको इसी तो से पूरा हैंड टू हैंड होता है। मैं इसी से मिलता जुलता एक और सवाल लेना चाहता हूँ। ये जो कैट और मैट वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, इसमें एक परसेंटाइल एक टर्म यूज होता है, राइट? तो जी वो थोड़ा समझाएं, ये एक नॉर्मल परसेंटेज से कैसे डिफरेंस होता है? ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, पर बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता होता है। परसेंटाइल होता क्या है और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता ठीक है। तो देखिए, जैसे परसेंटेज तो अब सब जानते हैं। है? जी। अगर मैं
100 नंबर होते हैं जी 100 में से मैंने 99 सही क्वेश्चन 100 अगर 100 क्वेश्चन है एक नंबर के तो 100 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। मैंने 99 करेक्ट बनाया तो मेरा 99% आ गया। करेक्ट। अब देखिए परसेंटाइल क्या होता है। बेसिकली कैट में परसेंटाइल यूज होता था पहले। अब कुछ और नाम से जिन्होंने परसेंटाइल टर्म यूज करना स्टार्ट कर दिया, उसमें से जीमैट भी है, उसमें से अब जैट भी है। पहले ये लोग नंबर्स यूज करते थे। परसेंटाइल टर्म समझना, इसको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। अगर योगेश आप कैट का एग्जाम दे रहे हैं, मैं कैट का एग्जाम दे रहा हूँ, और हमारे साथ और 8 लोग कैट का एग्जाम दे रहे हैं, टोटल 10 लोग हो गए जी। अपने। और कैट के एग्जाम में आए हैं 10 क्वेश्चन। ट्रू। ठीक है, मान के चलिए 10 क्वेश्चन आए हैं, आपने उनमें से 8 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दे दिया है। मैंने भी 8 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दे दिया है। हम दोनों के नंबर्स इक्वल हो जाएंगे। करेक्ट। ठीक है, लेकिन हम दोनों का परसेंटाइल इक्वल नहीं होगा योगेश। परसेंटाइल होता है कि मतलब मैं आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपके नेगेटिव मार्किंग भी होते हैं, ठीक है, तो अगर आपने दो क्वेश्चन में से आपने एक का एरर किया और एक छोड़ दिया है, और मैंने 2 क्वेश्चन में से दोनों का एरर कर दिया है, तो मेरे नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होंगे और आपके, तो आपको हाई परसेंटाइल में रखा जाएगा। अच्छा। एक बंदा, हाँ जी जी, मैं तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली मैं ये समझ गया कि जैसे मान लीजिए एक 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं मान लीजिए, और मान लीजिए कि कुछ एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उसमें सबने एग्जाम दिया, और जो सबसे ज्यादा नंबर बंदा पाया है, सबसे ज्यादा नंबर जो पाया है, ये भी एक आसान तरीका है समझने का। हाँ, अगर मतलब अगर अगर 100 नंबर के एग्जाम है और जी आपने 90 लाया है और 90 आपसे नंबर ज्यादा पाए। ही नहीं है, जी जी, तो तो आप ही अब 100 परसेंटाइल है। करेक्ट 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 करेक्ट। उसके और बाद अगर आपसे कम मिला जी, उसके बाद सीरीज चालू होता है। करेक्ट करेक्ट, जो अगर सबसे आपने 100 नंबर में से, हाँ, अगर आपने 100 नंबर में से 50 लाया है पर जी आपने ही सबसे ज्यादा मार्क लाए हैं, तो आप 100%। 100%। उसके बाद आपसे जितने लोगों ने कम पाया है, उसके बाद उम्मीद है श्योर है परसेंटाइल वाले एग्जाम में कि किसी ना किसी का 100 परसेंटाइल आएगा ही। क्योंकि कोई ना कोई टॉप करेगा, चाहे वो 10 ही नंबर पाए। दैट्स ट्रू। चाहे वो 10 नंबर पे। जी जी। अब थोड़ा सा बताएं कि जैसे कि टॉप कॉलेजेस कौन से हैं इंडिया लेवल पे, और अगर आप टॉप कॉलेजेस बता सके रीजनल लेवल पे, जैसे रिकमेंड करें, तो उसके बारे में कुछ ऐसी रैंडम नेम, हम किसी कॉलेज का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बट जस्ट ऑन अ जनरल नॉलेज सेंस, कौन से ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस हैं मार्केट में जिसमें बच्चों को एमबीए करना चाहिए? देखिए, अलग अलग प्रेफरेंस होते हैं। पहले अगर नेशनल वाइज बोलना है तो बहुत आसान है जी, सबसे आईएम को ही रेकमेंड करेंगे। अब पहले आईएम की नंबर्स कम थे। जब मैं एमबीए कर रहा था तो लोग कहते थे 7 आईएम से वो 9 हो गए हैं। अब तो मतलब आप बता नहीं सकते कि शायद लास्ट ईयर तक 21 थे, अब तो पटना में, गया में भी खुल गया है, वो भी रनिंग हो गया। हमारे यहाँ रांची में भी एक खुल गया है। तो मतलब मैं टोटल 23 आईएम्स हैं और 7 और प्रपोज्ड हैं, तो टोटल 30 हो जाएंगे कुछ दिनों में। पर फिर भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको आईएम में एडमिशन मिल रही है, एक ब्रांड नेम है, तो नंबर 1 तो आईएम हो गए, आईएम के कोई भी कॉलेजेस। सेकंड, अब होता है स्पेशलाइज, मतलब आप कौन से स्पेशलाइज लेने वाले हैं। अगर आप पहले ही श्योर है कि भाई मैं मार्केटिंग के फील्ड में ही जा रहा हूँ, या आप पहले ही श्योर है कि मैं फाइनेंस के फील्ड में ही जा रहा हूँ, तो कुछ स्पेशलाइज्ड कॉलेजेस हैं इंडिया में जो आईएम से भी बेटर हैं स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्ट्रीम में, पर्टिकुलर फील्ड के लिए। जैसे एमबीए में 4 मेजर फील्ड्स होते हैं, एक मार्केटिंग होता है, एक फाइनेंस होता है, एक एचआर होता है, एक ऑपरेशन होता है। अगर कोई लड़का या कोई लड़की, इंडिया में लड़कियां एचआर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है, एचआर फील्ड को लेके, और उन्होंने क्रैक कर लिया है कैट और जैट दोनों, पर उन्हें अगर अपना जमशेदपुर जेवियर का एक कॉलेज है एक्सएलआरआई, अगर उन्हें एक्सएलआरआई मिल रहा है और उन्हें आईएम अहमदाबाद भी मिल रहा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा उन्हें एक्सएलआरआई ही चूज करना चाहिए। वहां पे एचआर का जो पैकेज होता है वो कहीं नहीं होता है। द सेम टू फाइनेंस। अगर मैं आपको बोलूं, एक कॉलेज है आईआईएफटी, एक कॉलेज है आईएमडी गुड़गांव, एक कॉलेज है मतलब इस तरह के कुछ कॉलेजेस हैं जो फाइनेंस में इतना ज्यादा पैकेज दे रहे हैं लास्ट 3-4 साल से कि कोई आईएम कॉलेज भी नहीं दे सकता। तो
आईएम के बाद अगर कोई आप कॉलेज सेलेक्ट करो तो वो उस बेसिस पे सेलेक्ट करो कि आपको करना क्या है। अगर आप क्लियर हैं तो ये सारे कॉलेजेस हैं। तो ये तो नेशनल वाइज हो गया, नेशनल वाइज या मैंने आपको नाम बता दिए। अगर आप रीजन वाइज नाम पूछोगे तो देखिए बहुत सारे नाम हैं, पर एक होता है ना कि हमें नाम नहीं लेना चाहिए बहुत सारे कॉलेजेस का, क्योंकि अलग अलग जो होते हैं इंस्टीट्यूट होते हैं वो अलग अलग, जैसे सपोज कीजिए कि मैं एक कॉलेज से पढ़ा हूँ, साउथ में है वो कॉलेज, और वो किसी किसी आप वेबसाइट चेक करेंगे तो टॉप 10 के अंदर आता है, पर किसी किसी वेबसाइट में नहीं आता है। तो बहुत सारी चीजें होती है जिसके बेसिस पे कॉलेज नंबर 1, नंबर 3, नंबर 4 होता है। अब वो जॉब प्लेसमेंट होता है, वो कितने जर्नल पब्लिश करता है उस बेसिस पे। पर अगर मैं आपको बताऊं एक थोड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उस बेसिस पे अगर आप पूछोगे कि कौन सा कॉलेज रीजन वाइज आप सेलेक्ट करें, तो मेरे पास कुछ नाम मैं आपको बताता हूँ। मैं एक लिस्ट मेंटेन करता हूँ यूजुअली। तो मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ कि जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेजेस जो मैं नॉर्थ इंडिया में आपको रिकमेंड कर सकता हूँ अपार्ट फ्रॉम आईएम। एक उसमें से हो गया एमडीआई गुड़गांव, एक हो गया दिल्ली, एफएमएस, ठीक है। एक हो गया आईआईएफटी न्यू दिल्ली, आईएफटी, एक हो गया आईएमटी गाजियाबाद, एमटी गाजियाबाद, और एक आईआईटी दिल्ली के अंदर डीएमएस बोल के मतलब आईआईटी दिल्ली ही समझिए, आईआईटी दिल्ली ने खुद का एक एमबीए का अलग से एक ऑपरेशन है, मतलब करेक्ट अलग से उनका भी एमबीए चलता है, करेक्ट, पर वो कैट के थ्रू एडमिशन देते हैं। ट्रू। तो ये सारे कॉलेजेस हैं जो नॉर्थ इंडिया में मतलब मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं आफ्टर आईएएम, अगर आप इनमें से सिलेक्ट कर सको तो। ओके ओके। और जी, साउथ में और वेस्ट में, ईस्ट में कुछ बड़े नाम आपके पास? देखिए साउथ में कुछ अच्छे नाम हैं, जैसे इनमें से मैं एक कॉलेज बोलता हूँ, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, अगर किसी ने सुना है। पर इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में कैट के थ्रू एडमिशन नहीं होता है। इवन दे आर ट्राइंग टू टेक इट, लेकिन अभी नहीं कहाँ हो का रहा ये कॉलेज है? है। बैंगलोर का? नहीं नहीं, मैं आपको बैंगलोर का कॉलेज बताऊं? नहीं नहीं, मैं पूछा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जो है ये कौन सी सिटी में है? जी ये हैदराबाद में है। अच्छा, ये ओके। जी ये साउथ का नंबर 1 कॉलेज है, इवन ये आईएम को भी टक्कर देता है। पर प्रॉब्लम ये है इन्होंने कैट के स्कोर एक्सेप्ट करना स्टार्ट नहीं किए हैं। अच्छा, ओके। इससे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जो कैंडिडेट है अगर वो इस कॉलेज के लिए बहुत सीरियस है तो उसे जीमैट की प्रिपरेशन करेगी, और वो एक डिफरेंट लाइन है, उस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं समझ गया। पर या हाँ, हम पर फिर अगर बात कॉलेज के करेंगे बारे में जी, हम उस बारे में। और कुछ 4-5 नाम अगर आप बताना चाहें ऑडियंस को तो। सॉरी दोस्तों, आई थिंक रिकॉर्डिंग जो है वो रुक गई है। आईआईटी चेन्नई उसके अंदर काम होता है, उसका फी भी बहुत कम है। बाकी सारे कॉलेजेस का जहाँ 15-20 लाख होता है उसका सिर्फ 5 लाख फी है, वहां भी कैट के थ्रू एडमिशन होता है। देन अगर हैदराबाद ही आपका चॉइस है स्पेसिफिकली, तो इक्फाई को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनका फी बहुत ज्यादा है, पर ऑप्शन नहीं है। अगर हैदराबाद है तो इक्फाई हो गया, और बाकी छोटे छोटे कॉलेजेस हैं। मैं एक और चीज रिकमेंड करूंगा, अगर सपोज कीजिए आपका आईएम में भी नहीं हो रहा है और जो हम बिजनेस स्कूल का नाम बोल रहे हैं उसमें भी नहीं हो रहा है, तो आप जिस भी शहर में रहते हैं ट्राई कीजिए कि जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी होता है, अगर आप, हाँ पर ये उनके लिए उन पे ही लागू होता है जो लोग बड़े शहर में रहते हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट। देखिए कॉर्पोरेट सिर्फ आईआईएम और टॉप बिजनेस स्कूल से नहीं उठाते कैंडिडेट, कॉर्पोरेट्स उठाते हैं सारे एमबीए स्कूल से। उनका एक कोटा होता है कि वो इस बी स्कूल से 5 बच्चे लेंगे, इस बी स्कूल से 2 बच्चे लेंगे। तो अगर आप किसी अच्छे बी स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं जो अच्छे शहर में है लेकिन उसका फी कम है, तो ये मतलब बहुत बात हो जाएगी। अच्छा, तो तो ये एक अच्छा आपने बताया, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज कराती हैं एमबीए। मेरे कुछ तो दोस्त हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ। तो उन्होंने पढ़ाई की है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फी आप बिलीव नहीं करेंगे 35 या 40,000 होगी। रेगुलर मतलब क्या फी? ट्रू जी मतलब क्या फी होती है ये? ट्रू ये मतलब बच्चों के प्री स्कूल के फी भी आजकल 60,000 रुपए होते हैं। ट्रू ट्रू। और वहाँ के दोस्त मेरे बराबर, हम लोग की सैलरी भी सेम है, सब सेम है। जी तो ये एक सर। बहुत है सो कि अगर आप जी, स्कूल नहीं मिल रहा है तो आप दिमाग लगाइए कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ है। आरओआई कहाँ पे है? जी करेक्ट है, बड़े ब्रांड के पीछे नाम आगे। और कुछ नाम अगर आप बता सजेस्ट करना चाहें जी वेस्ट। मैं जी
साउथ में जैसे मैंने आपको बता दिया है, वेस्ट में बहुत सारे नाम हैं। जैसे वेस्ट में तो सारे हब्स हैं एमबीए स्कूल का, और वो इसलिए है क्योंकि वेस्ट इज लाइक मुंबई, पुणे। ट्रू। तो एसपी जैन हो गया, नारसी मुंजे हो गया, हम्म। तापमी हो गया। तापमी का एक इंस्टीट्यूट जो साउथ से वहां जा चुका है। इवन मैं आपको बोलूंगा कि एसपी जैन और नारसी मुंजे की अब 13-14 इंस्टीट्यूट उन्होंने कर लिए हैं, पूरे वेस्ट इंडिया को कवर कर लिया है। तो मुझे नहीं लगता कोई छोटे मोटे इंस्टीट्यूट को वो लोग रहने देंगे। फिर भी टाटा ने अपना TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, 6-7 साल पहले खोला था। दे आर ऑल्सो डूइंग गुड। तो ये सब कुछ नाम है जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि मतलब आप कंसिडर करो तो एटलीस्ट यहाँ तक रहो, इनसे नीचे मत जाओ आप, क्योंकि और फी आप दे रहे हो, फी बहुत हाई है। ट्रू। और ईस्ट वगैरह साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में कुछ फेमस, कलकत्ता साइड में वैसे एक्सेल आ रहा देखिए, स्टार्टिंग में जो हमने बात की थी वो कोलकाता के ही थे। जेवियर कोलकाता, आई मीन जेवियर जो है वो ईस्ट साइड का है, उड़ीसा में है, कोलकाता में है। उसके अलावा NSHM है कोलकाता में, उन्होंने अपना एक है। और ब्रांच है नॉर्थ ईस्ट के तरफ। वहाँ उसको कंसिडर कर सकते हैं। जी। NSHM चीज अच्छा है कि उनका कॉर्पोरेट टाई अप बहुत अच्छा है, वो लोग एलुमनाई के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बना के रखते हैं। उसके अलावा आप ट्राई कर सकते हैं अपना इकफाई का एक और ब्रांच है कलकत्ता में, वो भी ट्राई कर सकते हैं। जो इकफाई मैंने आपको रिकमेंड कर रहा था हैदराबाद में, जी। उनका एक ब्रांच कोलकाता में, वो ट्राई कर सकते हैं। बट ऑनेस्टली ईस्ट इंडिया में मतलब रेदर देन बिग ब्रांड्स जैसे जेवियर हो, जैसे बिट हो गए। बिट्स का मैं आपको दो कॉलेजेस बताता हूँ। एक है BIT मेसरा जो रांची में है, एक BIT सिंदरी जो सिंदरी में है। ये दोनों बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं MBA के लिए। अच्छा, मैं ये कैसे भूल गया, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, हम्म। ये आपको ये 95+ परसेंटाइल पे मिल जाएगा। और इसमें एडमिशन होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका फी 1 लाख के बिलो है, पर इसका पैकेज आप IIM के लेवल पे कंपेयर कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुल, काफी चीज हमने बात की कॉलेजेस के नाम पे। दोस्तों, कॉलेजेस बहुत है हिंदुस्तान में, और ये तो हमने एक बहुत ही जनरल सेंस में, बहुत ही बेसिक आइडिया हमने लिया हुआ है। कुल हम कभी फिर से बैठेंगे और डिटेल में बात करेंगे कॉलेजेस के बारे में। हम कोशिश करेंगे कि कॉलेज का एक सेगमेंट पे बात करें। जी दोस्तों, अगर आप लोग भी और कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हो तो मैं कुल की आपको ईमेल आईडी ड्रॉप कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप बात कर दें, आप कुल को डायरेक्टली रीच आउट करें। और कुल जाते जाते मैं एक दो चीजें और समझना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का एडमिशन हो गया है, अब हम्म। अगर उसके पास पैसे नहीं है तो बैंक से लोन लेने का क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा हाईलाइट करें उसके बारे में। अच्छा, देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि आपका जो बी स्कूल है वो बहुत अच्छा नाम है उसका, जैसे वो अगर वो IIM है या एटलीस्ट जेवियर है या एटलीस्ट नोन है SP जैन, नारसी मुंजे, तो जी। बहुत आसान होता है। इवन इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाते हैं। आप कोई भी मैं रिकमेंड करूंगा आप पर्सनल मतलब प्राइवेट बैंक्स ना जाएं, आप गवर्नमेंट बैंक ही जाएं, गवर्नमेंट बैंक पब्लिक से सेक्टर। जाए, ओके। हम्म। बहुत कम इंटरेस्ट रेट में बहुत जल्दी अप्रूव हो जाएगा, आपको DD दे देंगे, आपको बस एडमिशन लेटर अपना सबमिट करना है। वो लोग पता करेंगे कि आपका एडमिशन लेटर करेक्ट है या नहीं है, वो कॉलेज में कॉल करेंगे, आपको कुछ नहीं करना होता। वो लोग अपना कनेक्ट कनेक्ट करेंगे कॉलेज में, वो लोग पता करेंगे, आपसे कुछ चीजें मांगेंगे डॉक्यूमेंट। आपके फादर अगर अर्निंग है तो उनके मांगेंगे, अगर आपका बिजनेस है तो वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, उस बेसिस पे आपको दे देंगे। लेकिन अगर आपका कॉलेज ऐसा है जहाँ के स्टूडेंट्स ने पहले लोन नहीं लिया है, या जहाँ का रिकॉर्ड खराब है, या जहाँ के स्टूडेंट्स ने लोन लिया है और नहीं चुकाया है, तो वो हाँ। आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी वहां से लोन लेने में। बैंक्स के पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। हम्म। तो ये एक बहुत अच्छी चीज आपने पूछी बैंक लोन के बारे में। इससे ना बच्चों को ये भी आइडिया हो जाएगा, अगर उनको लोन मिलने में प्रॉब्लम हो रही है तो बेटर है कि वो उस कॉलेज में एडमिशन ले ही ना। ट्रू। 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 मतलब ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई। सो ट्रू। तो मैं से समराइज करूं तो कुछ ऐसे कि बेसिकली जब आप अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेंगे, आप कॉलेज जी में एडमिशन फॉर्म भर देंगे, वहां पे जाके आप इंटरव्यू दीजिए, ग्रुप डिस्कशन कीजिए और आपको एडमिशन लेटर मिल जाए। उसके बाद अपने नियरेस्ट गवर्नमेंट बैंक को आप अप्रोच कीजिए, वहां पे जी आप लोन एजुकेशन लोन का फॉर्म भरिए और अपने कॉलेज का जो आपको एडमिशन फॉर्म मिला है, और आपको कॉलेज एक एस्टिमेट भी शायद दे देता है, हॉस्टल कॉलेज फीस आपको एक एस्टिमेशन दे देगा। दे अगर दे। आपके कॉलेज 10 लाख है और आपने जी। इंटरव्यू के बाद उन्होंने आपको कुछ तो नॉमिनल अमाउंट सबमिट करने को कहा ही होगा। अगर जी। उन्होंने 50,000 कहा है तो जी। वे वो 50,000
60,000 और कॉलेज का जो 9.5 लाख बच गया है वो दोनों आपको बैंक में सबमिट बैंक करना दे है। देगा। आप उस चीज को अपने बैंक के पास जाइए, वहां पर फॉर्म भरिए, बैंक का मैनेजर इंक्वायरी करेगा, उसके बाद उसे वो जी अप्रूव करेगा, आपको डीडी मिल जाएगी, आप अपने कॉलेज को दीजिए, करेक्ट। आपका शुरू। ठीक है। जी ओके, लास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच गया है, प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा बताइए कि ये करने के बाद जॉब, ओके, जॉब करने के बाद एमबीए करना सही होता है या फिर फ्रेशर अगर एमबीए करे तो वो क्या सैलरी पैकेज होता है, कौन से कॉलेज में ज्यादा सैलरी मिलती है, कौन सी टॉप कंपनीज में कैसे वो अप्रोच करता कि सैलरी उसकी बढ़ जाए, थोड़ा सा प्लेसमेंट के ऊपर बात किया जाए। और क्या ऐसा सच है जो कहा जाता है कि 100% प्लेसमेंट हो रहा है, 80% प्लेसमेंट हो रहा है, प्लेसमेंट की गारंटी, ये सब थोड़ा इस पे प्रकाश डाले। मैं जान रहा हूँ आपका समय बहुत बहुमूल्य है, बट जाते जाते थोड़ा सा इस पे बताते जाए प्लीज। जी जी। तो देखिए पहली बात तो 100% प्लेसमेंट जैसा कुछ नहीं होता है, ये आईएम भी गारंटी नहीं करता है 100% प्लेसमेंट, पता नहीं कौन से दूसरे भी स्कूल बोलते हैं। दूसरा आपने पूछा कि कितना प्लेसमेंट होता है ऑन एन एवरेज, राइट? तो अगर कॉलेज स्पेसिफिक बोलूं तो बहुत अच्छा होता है, मतलब अगर आप टॉप 20 स्कूल जाएं और आप फ्रेशर भी हैं तो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको 13, 14, 15 का पैकेज से तो कोई भी हायर करेगा। मैं आपको मिनिमम अमाउंट बता रहा हूँ। 13-14 और लाख यू आर सेइंग, राइट? या ईयर। 13-14 लाख पर ईयर, पर ओके। ईयर में आपकी हायरिंग होगी ही अगर आप अच्छे कॉलेज से हो, इतना आप मिनिमम एक्सपेक्ट करो। ठीक है। अगर आप किसी मिड लेवल कॉलेज से हो तो भी आप मान के चलो कि 5, 6, 7 ये रेंज अब तो चल रहा है इंडिया में, इस जी पे आपकी होगी। जी। उसके नीचे जो कॉलेजेस हैं अब उनका क्या ही भरोसा अब। और आपको ये समझने की बहुत जरूरत है कि आपका कॉलेज कहाँ है। अगर हम्म आपका कॉलेज मुंबई में है और हम्म, आपका कॉलेज एक ब्रांड कॉलेज है तो डेफिनेटली आपको पैकेजेस भी अच्छे आएंगे। अगर आपका कॉलेज है चेरापूंजी में और वो बहुत अच्छा कॉलेज है तो भी आपको पैकेजेस मिलने की संभावना कम है, क्योंकि कंपनी तो मुंबई से और हैदराबाद और बैंगलोर से आके ही आपको हायर करेगी ना। तो आप ये चीज बहुत समझ के रखिए कि आपको या तो बहुत घटिया ब्रांड कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, और वो भी घटिया जगह में मतलब घटिया जगह कहने का मेरा मतलब था किसी छोटे जगह में आपको एडमिशन नहीं लेना है, आपको किसी बड़े सिटी में ही लेना है। अगर आप छोटी सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो वो बहुत अच्छा कॉलेज होना चाहिए। ये दो चीज आपको मेक श्योर करना है। एक और आपने सवाल पूछा था कि फ्रेशर को एमबीए करना चाहिए प्लेसमेंट्स के लिए या कुछ साल जॉब कर लेनी चाहिए फिर एडमिशन लेना चाहिए। तो इस पे मेरा जवाब ये रहेगा कि देखिए बहुत लोग जो जॉब करना स्टार्ट कर चुके हैं अब वो किसी भी मतलब वो कॉम्प्रोमाइज ना करे अपने एमबीए करने के ऊपर, ये ना करे कि मैं किसी भी कॉलेज से एमबीए कर लूंगा, क्योंकि उनको लग चुकी है नौकरी। तो जब उनको लग चुकी है नौकरी तो अब उनको बस फोकस करना चाहिए कि या तो मेरा आईएम में हो जाए या तो मैं किसी अच्छे ब्रांड में हो जाए कि अब मेरी सैलरी मैं 2 गुना 3 गुना कर लूं 2 साल पढ़ाई करने के बाद। हम्म तो ये प्लस पॉइंट है। दूसरा, अगर फ्रेशर है हमारे जैसा, आपके जैसा जो हम लोगों ने मतलब एक बड़ा चंक होता है, ऑनेस्टली बोलूं तो इंडिया में शायद 97-98% फ्रेशर हैं जो एमबीए करते हैं, जो कि आपको बाहर की कंट्री में बहुत कम देखने को मिलेगा। तो उनके लिए तो यही सजेशन है कि जो बेस्ट मिले वहां पे चले जाइए, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आपको चाहिए नौकरी, आपके पास फिलहाल कुछ भी नहीं है, तो जो मिले वहां से शुरू कीजिए। नहीं, ये ये मेरा बहुत जवाब। बहुत सही आपने बताया। इनफैक्ट आपके वो वाला जो आपने आंसर दिया कि अ, आपके इंडस्ट्रियल एरिया या जहां कॉर्पोरेट का हब हो, और फॉर एग्जांपल एनसीआर हो गया, फॉर एग्जांपल मुंबई जी हो गया, बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, हैदराबाद हो गया, कोलकाता हो गया, ये सब बड़े बड़े शहर होते हैं। यहाँ अगर आप जी एमबीए करेंगे तो एमबीए में शायद 2 बार आपके कुछ समर इंटर्नशिप होती है, और 2 बार होती है शायद, 2 महीने की और 4 महीने की। तो आसपास आपको बढ़िया इंटर्नशिप मिल जाएगी, और साथ ही जी साथ जो है कनेक्ट्स अच्छे बनेंगे, आपको प्लेसमेंट्स इजी होगी, थोड़ा एक एडवांटेज रहता है। और अगर आपकी रूरल एरिया में या टायर 2 टायर 3 सिटी में जा रहे हैं तो कोशिश करें कोई बढ़िया ब्रांड के तरफ ही झुकाव करें। हाँ। जमशेदपुर हो गया, एक्सएलआरआई वगैरह हो गया, बहुत सारे से कॉलेज है। सो उम्मीद है दोस्तों काफी कुछ आपने इस वीडियो में देखा, थोड़ा लेंदी हो गया, लंबा हो गया,
पर ये बहुत अच्छा नॉलेज सेशन था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत, इनफैक्ट जब हम लोग भी एमबीए करने जा रहे थे तो जी बहुत जी जी चीजें नहीं पता थी। इनफैक्ट कैट मैट जैक के फुल फॉर्म भी नहीं पता हुआ करते थे, कोई गाइड भी नहीं होता जो समझा सके इन चीजों को। लेकिन जी आज टेक्नोलॉजी काफी आगे हो गई और हमारी तो ये मुहिम है कि नॉलेज शुड बी फ्री फॉर ऑल, और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स आप बच्चों के लिए और लेकर आए। सो दोस्तों, अगर आपको एमबीए से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो आप प्लीज कुल को रीच आउट कर सकते हैं। इनकी ईमेल आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और धन्यवाद कुल, आपका अपने समय निकालने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद कुल, आपका समय निकालने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।